हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड BP 601T का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और जो लेटेस्ट सिलेबस है उस पर बेस्ड है। यानी आप भारतवर्ष के किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं इस समय कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले या बताने से पहले मैं एक बात आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर था जो हमने पिछले वर्ष यानी कि 2024 में आपको दिया था। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और पुराने पेपर्स में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। और ये जो पेपर है इसका भी लिंक जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो आज का आपका PDF डालूंगा उसमें ये पेपर भी डाल दूंगा। क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि रिपीट ना करूं, जो छूटे हुए प्रश्न हैं उस प्रश्न में, क्योंकि वो जो पेपर मैंने 2024 में बनाया था उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से ही पड़े हुए हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये जो है इस पेपर को तो आपको देखना ही है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो और इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस पेपर में नहीं इंक्लूडेड थे वो आज के हमारे 2025 वाले पेपर में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि सेक्शन ए जो है वो पूरी तरीके से अलग है, उसमें दोनों में ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो मैं हूं डॉक्टर विजय शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप सभी को मालूम है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार जो आपको पेपर मिलता है वो 3 घंटे का होता है और आपको 75 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, आपको सभी सेक्शंस को हल करना होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि टोटल 20 मार्क्स के होते हैं। जनरली यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के, या 20 क्वेश्चन हो सकते हैं 1-1 नंबर के भी। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू और थोड़े से आंसर्स आपके साथ डिस्कस करते चलूँगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसमें, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कम्बिटोरियल केमिस्ट्री। कम्बिटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है इसका आपको प्रिंसिपल डिस्कस करना है। तो ये एक मेथड है जो कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उनको सिंथेसिस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स के कंबाइनिंग सेट्स बनाते हैं और उनको एक सिस्टमिक वे में इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि कम समय में ढेर सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हमको प्राप्त हो जाए। इसके पीछे प्रिंसिपल है वो ये है कि हम एक जनरेट करें एक डाइवर्स लाइब्रेरी ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, जिसको फिर हम आगे चल करके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्कैन कर सकें और स्पेशली ये जो है ड्रग डिज़ाइन के काम में आते हैं। अगर इसके की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो इसमें पैरेलल सिंथेसिस हमको देखने को मिलती है जहाँ पर हम मल्टीपल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। साथ ही साथ स्प्लिट एंड मिक्स मेथड भी होता है जहाँ पर हम जो वेरिंग कंपोनेंट्स हैं किसी भी एक लाइब्रेरी के, जो हम केमिकल लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए। और हाई थ्रूआउटपुट स्क्रीनिंग के अंतर्गत आता है जहाँ पर जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड हमने बनाए उन सभी को जल्द से जल्द बायोलॉजिकल टारगेट्स के ऊपर हम रैपिडली चेक करके देख भी सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ये ड्रग डिस्कवरी को जो है स्पीड अप करता है, जो लीड कंपाउंड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मतलब कि जो एक्टिविटी है उसको भी प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कॉस्ट को बहुत बढ़िया से मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। जैसा कि नाम से ही बता रहा है, देखिए एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम। ये जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये इनएक्टिवेट करता है आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन। पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जब आप पेशेंट को खिलाते हैं तो बैक्टीरिया बीटा लैक्टमेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो बीटा लैक्टम रिंग जो एंटीबायोटिक्स में पाई जाती है उसको हाइड्रोलाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। अब हमारे पास होते हैं कुछ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो कि इस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ही इनहिबिट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये उसके साथ क्या करते हैं, जो एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पर एंजाइम पर उस पर एड ऑन हो जाते हैं और रिस्टोर कर देते हैं आपकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक्स की उनको। अब इसमें एग्जांपल्स में आप ले सकते हो जैसे कि कई सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक कैल्वेनिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं, सल्बेक्टम का एग्जांपल ले सकते हैं या टाइजोबैक्टम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सभी बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ डैप्सोन। सिंथेसिस पे भी प्रश्न पूछा जाता है और छोटी छोटी जो सिंथेसिस होती है वो पूछा जाता है। डैप्सोन की जो सिंथेसिस है उस पर हम लोगों ने वीडियोस किया था, आपके इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आप देख सकते हो, डिटेल्स में हमने बताया। अब देखिए जैसे कि डैप्सोन की ये सिंथेसिस है, इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी सिंथेसिस होती है, पैरा एसिटामाइडो बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जिसमें
यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सोडियम आयन है, ये सोडियम सॉल्ट इसका लिया रहता है, वो पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन के साथ हम उसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ से NaCl जो है वो निकल जाता है और ये बेंजीन जो पैरा नाइट्रो बेंजीन रिंग है वो हमारे सल्फर पर यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती है। तो NaCl बाहर निकलेगा और ये क्या हो जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद जब ये जुड़ गया यहाँ पे, देन सेकेंड स्टेप में जो है हम दो बार में करते हैं। पहले हम जिंक और HCl डालेंगे जो कि रिडक्शन कॉज करेगा, कहाँ पर, इस NO2 ग्रुप को अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी ऑक्सीजन को हटाइए, हाइड्रोजन को जोड़िए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ से NO2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन ग्रुप में। और दूसरा काम करेंगे हाइड्रोलिसिस, उसके लिए हम NaOH और पानी का प्रज्वलन में इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहा है अमाइड ग्रुप, इस अमाइड ग्रुप को हमको क्या कर देना है, यहाँ से ब्रेक डाउन करना है। हाइड्रोजन आयन इसको दे दीजिए, ये यहाँ पे भी अमीनो ग्रुप हो जाएगा, और इस OH ग्रुप को यहाँ पे दे दीजिए, तो ये पूरा का पूरा हमारा एसिटिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, NH2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, NH2, और जो ड्रग का जो स्ट्रक्चर बनेगा वही है आपका डेप्सोन। तो इस तरीके से आप इसकी डेप्सोन की सिंथेसिस को लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 नंबर में पूछा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिटेल करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेस। अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या है और उनके जो क्लिनिकल यूजेस हैं उनको आपको यहाँ पर बताना है। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स जैसे कि नाम से बता रहा है, ये एक एंटीबायोटिक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और ये बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट करती हैं और बैक्टीरिया के 30S राइबोसोमल यूनिट पर जुड़ करके अपना एक्शन शो करती हैं। एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सभी बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंतर्गत आती हैं। क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ग्राम निगेटिव इन्फेक्शन जैसे कि E. coli, सूडोमोनास के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, सीरियस ट्रीटमेंट्स, उनको ठीक करने के काम में आती है। साथ ही साथ ट्यूबरक्लोसिस जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ठीक करने के काम में आती है, खास करके स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर नाम लें तो। इसके अलावा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ जुड़ करके सिनर्जिक इफेक्ट जो है ये हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स जो है वो देते हैं। और जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जो निमोनिया है, सेप्सिस है, उन सभी में भी हम इस ड्रग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरमफेमिकॉल। ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, हर जगह ही पूछा जाता है। तो ये एक ब्रॉड, पहले यूजेस की बात करें, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस या फिर रैकेट सेल जो इन्फेक्शंस होते हैं उन सभी जगहों पे काम होती है। और इसे टॉपिकली भी यूज़ किया जाता है, खास करके आई के इन्फेक्शंस में, जो आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पे। हाँ, लेकिन इससे कुछ कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसमें सबसे खास बात होता है एलेपेस्टिक एनीमिया। तो इसीलिए इसके जो यूज़ है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है और लिमिटेड यूज़ में इसको लिया जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस ड्रग का, जहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, नाइट्रोबेंजीन रिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि डेप्सोन में थी पहले हम लोग जब बना रहे थे तब। तो उसी तरीके का यहाँ पे एक NO2 ग्रुप ले लेना है आपको, और ये नाइट्रोबेंजीन हो गई। इस नाइट्रोबेंजीन के ऊपर आपको 2 कार्बन की एक चेन जोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा OH ग्रुप और इस पे जो है आपका इस कार्बन के ऊपर जो है वो एक नाइट्रोजन लगा देना है, ठीक। और इसी कार्बन के साथ यहाँ पर 1-2 कार्बन की इथेनॉल जो है ग्रुप वो भी लगा देना है, ठीक। प्लस इस नाइट्रोजन के ऊपर अब हमको C+O CH2 और इस पे डाई क्लोरो ग्रुप लगाना है। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर की अगर आप बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं 2-2। ये देखें, ये 1-2 हो गया, तो ये दूसरे नंबर पे क्योंकि क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है इसीलिए बोलते हैं 2,2 डाई क्लोरो N, नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है, N 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, ये पहले और तीसरे पे डाई हाइड्रोक्सी, यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 कार्बन की चेन है, 1, 2, 3 इसकी वजह से। तो इस पे यहाँ पे 1 और 30 दोनों पे है क्योंकि इसीलिए जैसे 1,3 डाई हाइड्रोक्सी 4 नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनॉल आपको दिख रहा है यहाँ पे, 4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपेन 2 आइल एसिटामाइड ग्रुप के नाम से इसको जानते हैं। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंतर्गत ये आती है। अगला प्रश्न हमारा इनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस जब हो जाते हैं, यूरिनरी ट्रैक में खास करके यूरिन प्रोड्यूस करने वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं वहाँ पर, यूरेटर है हमारा या फिर क्या नाम है आपके किडनीज तक भी जा सकता है। तो इसमें जो एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम लोग यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव्स के नाम से जानते हैं।
अब इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनका प्रयोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि नाइट्रोफ्यूरेटोइन है, बहुत ही स्पेशली यूज़ किया जाता है। नाइलिक एसिड यूज़ किया जाता है। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है, वो इसमें बहुत यूज़ किया जाता है। मिथामाइन है। ये सभी ड्रग्स जो हैं वो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के तरीके से यूज़ किया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड जो है उसका मोड ऑफ एक्शन बताना है आपको और उसकी सिंथेसिस बतानी है। तो आइसोनियाजिड जो है वो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जो कि एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल के लिए, ठीक है। और ये ट्यूबरकुलोसिस के क्या नाम है इलाज में हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका जो बैक्टीरिया है उसको बनने के लिए, उसके सेल वॉल को बनने के लिए माइकोलिक एसिड चाहिए और उसको हमारी ड्रग क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो ये एक प्रोडक्ट की तरह काम करती है। और जो बैक्टीरियल एंजाइम है जिसे हम लोग कैट जी के नाम से जानते हैं, कैटालेज पर ऑक्सीडेज के नाम से, उसको उसके द्वारा एक्टिवेट हो जाती है। और जो एक्टिव फॉर्म है इसका वो इनहिबिट करता है एक जो सेल वॉल सिंथेसिस को बनाने के लिए एंजाइम होता है, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। एंजाइम का नाम है INHA, ठीक है। और उसको जब ये इनहिबिट करता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। सिंथेसिस की अगर बात करें तो बड़ी सिंपल सी सिंथेसिस है। एक लाइन में आप इसकी भी सिंथेसिस देख सकते हैं, जैसे आप डेप्सॉन की देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हम लोग आइसोनिकोटिनिक एसिड लेते हैं। आइसोनिकोटिनिक एसिड क्या है, बेंजीन जैसी रिंग सिस्टम, जहाँ पे आपको नाइट्रोजन एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में रखना है और एसिड है तो COOH ग्रुप आपको लगा देना है। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, इथेनॉल के साथ। जब कोई अल्कोहल एसिड के साथ जुड़ता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। और ऐसी कंडीशन में यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। एस्टरिफिकेशन होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा और ये हमारा ग्रुप जो है इस पर जुड़ जाएगा। तो इथेनाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे देखिए जुड़ गया और ये क्या बन गया, एक एस्टर बन गया, इथाइल आइसोनिकोटिनिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में हम यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रेट जो है वो ले लेंगे। हाइड्रोजीन की रिएक्शन, ये इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ये हाइड्रोजीन जो है वो NH2 है। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है तो यहाँ से क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को ले जाना है और किसको दे देना है, Sc2H5O को। और ये N जो है वो कहाँ जुड़ जाएगा, हमारे C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे। जैसे इसको आप जोड़िएगा, इसको निकालिएगा तो यहाँ से इथेनॉल जो है वो वापस निकल जाएगा बाहर और आपका जो ड्रग है वो मिल जाएगी, क्योंकि ये NH2 जो है वो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया और क्या बन गया, आइसोनियाजिड। तो ये आइसोनियाजिड की सिंथेसिस है, एक लाइन की सिंथेसिस है, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, छोटी सी सिंथेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड QSAR। मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो इन सिलिको स्टडीज़, यानी कि जो कंप्यूटर पे हम क्या नाम है स्टडीज़ करते हैं उसके अंतर्गत आती है। और मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो एक कंप्यूटेशनल टेक्निक है जो कि प्रिडिक्ट करती है कि कोई भी जो आपका लिगेंड है या जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो टारगेट जो प्रोटीन्स हैं उसके या जो रिसेप्टर्स हैं उस पर किस तरीके से बाइंड करेगी। और इसकी वजह से हम लोग जो बाइंडिंग इंटरेक्शंस हैं ड्रग का उसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और जो ड्रग डिज़ाइन है हमारी उसमें ऑप्टिमाइजेशन तक हम पहुंच पाते हैं। QSAR की बात करें तो इसे हम लोग क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। और ये स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है जो कि टेक्निक है एक, जो कि हेल्प करती है कि जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं किसी केमिकल स्ट्रक्चर की, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ किस प्रकार से रिलेट करेंगे। यानी कि ये जो एक्टिविटी है नए मॉलिक्यूल की या जो लिगेंड आप बना रहे हैं उसका सिंथेसिस से पहले जो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है कि नहीं है, टॉक्सिसिटी है कि नहीं है, ये सब कुछ हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक प्रश्न है जो कि कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। दैट इज डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्रग इन ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग, और ये पूछने का तरीका पहले दूसरा था, यहाँ पे दूसरे तरीके से बस पूछा, ये अंतर है। तो जो प्रोड्रग होती है वो इनएक्टिव ड्रग होती है या फिर लेस एक्टिव कंपाउंड होता है, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जाकर के मेटाबोलाइज होता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू ये एक एक्टिव कंपोनेंट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और एक्टिव इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट होने के बाद ये अपना एक्शन जो है वहाँ पर शो करता है। जो पर्पस है प्रोडक्ट का बनाने का, ताकि जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, इसकी सॉलिबिलिटी को, ड्रग की अगर कोई इनसॉल्युबल ड्रग है उसकी सॉलिबिलिटी को इन्हांस किया जा सके, जो टॉक्सिसिटी है या कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके और जो टारगेटेड डिलीवरी है उसको इनेबल किया जा सकता है। ये सारा काम जो है हमें प्रोडक्ट के द्वारा मिल जाता है। एग्जाम्पल की नाम ले लें, जैसे कि आप एस्प्रिन का एग्जांपल ले सकते हैं। वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है
साइट ऑफ एक्शन पे जा करके सैलिसिलिक एसिड में और अपना एक्शन शो करती है। जैसे इनालप्रिल है जो कि एक प्रोड्रग है, जो कि इनालाप्रिलेट जो एक्टिव ड्रग है उसका प्रोडक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। कोडीन है जो कि मॉर्फिन की प्रोडक्ट के तरीके से यूज करता है। ये सब आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज व्हाट इज कॉर्टिमॉक्साजोल, गिव इट्स यूजेस। कॉर्टिमॉक्साजोल क्या है और इसका यूजेस बताना है। कॉर्टिमॉक्साजोल जो है वो दो एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है। दो एंटीबायोटिक्स में एक इसमें होती है ट्राइमिथोप्रिम जिसको हम TMP भी बोलते हैं, और दूसरी होती है सल्फामिथॉक्साजोल जो कि होती है SMX शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों एंटीबायोटिक लेकर के अपना काम करते हैं। इसकी जो मैकेनिज्म है कि ये दोनों मिल करके जो फोलेट सिंथेसिस है बैक्टीरिया में उसको इनहिबिट करने का काम करती है। जो हमारा ट्राइमिथोप्रिम है ये इनहिबिट करता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, जबकि सल्फामिथॉक्साजोल जो है वो इनहिबिट करती है डाईहाइड्रोप्रोटिएट जो सिंथेसिस है उसको। अब ये दोनों मिल करके बैक्टीरिया को जल्द से जल्द खत्म करने के काम में आते हैं। यूजेस की बात करें तो ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, न्यूमोनिया के इलाज के लिए इसको यूज़ करते हैं, ट्रैवलर्स डायरिया में या रिस्पायरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शंस हैं उन सभी जगह पर हम लोग कॉर्टिमॉक्साजोल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए जहाँ पे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे। अब आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, दैट इज सेक्शन बी, जहाँ पर हमें जनरली 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे कि 3 क्वेश्चंस देते हैं, 3 में से कोई 2 जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आप सॉल्व करते हो। हर सही आंसर के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे लिखना है, और 20 मार्क्स का ये भी हमारा सेक्शन होता है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है वो है ब्रीफली डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सार ऑफ एजोल एंटीफंगल्स। अब देखिए क्या है कि आपके सिलेबस में जितने भी एंटीफंगल ड्रग्स क्या है उस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको भी तैयार रखिएगा। तो जो भी ये टॉपिक्स हैं, सार हैं, या जो भी ये प्रश्न पूछते हैं, इन सभी के डिटेल में वीडियोस नोट्स के साथ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जरूर आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा और इन सभी को एक बार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्कस ब्रीफली क्लासिफिकेशन, सार, केमिस्ट्री, डिग्रेडेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स और एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। ये प्रश्न जो है ये 2 प्रश्नों के रूप में पिछले वाले पेपर में मैंने पूछा था, बट यहाँ रिपीट करने का केवल एक मतलब ये है क्योंकि इतनी बार पूछे जाते हैं कि आपको इसको जरूर देख करके जाना चाहिए। नेक्स्ट इज गिव द सार ऑफ 4 अमीनो क्विनोलिन्स एंड इट्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन एंड प्राइमाक्वीन। तो सिंथेसिस जितनी भी आपके सिलेबस में जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से कुछ जरूर पेपर में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जनरली यहाँ पे 7 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 5 आपको सॉल्व करने होते हैं, और या उल्टा भी हो सकता है कि 8 हो 9 हो उसमें से 7 करना हो, ठीक है। और इसके लिए टोटल आपको 35 मार्क्स मिलते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्लासीफाई एंटी मलेरियल एजेंट्स विद एग्जांपल, गिव द सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एनी वन ड्रग। जो आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासीफाई सल्फोनामाइड विद द स्ट्रक्चरल एग्जांपल, गिव द सार ऑफ सल्फोनामाइड्स एंड द सिंथेसिस ऑफ सल्फासीटामाइड। अगला प्रश्न है हमारा क्लासीफाई एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स, गिव द सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल और मेबेंडाजोल की सिंथेसिस मैंने देखा है कई बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। अगला प्रश्न है डिस्कस सार ऑफ क्विनोलोन्स एंटीबायोटिक्स एंड यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, गिव द सिंथेसिस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट इज ये फ्लोरोक्विनोलिन्स होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज राइट अबाउट सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ क्लोरामफेमिकॉल एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये दोनों को फिर से यहाँ पे लिख दिया इसलिए क्योंकि ये 2 बार है, ये नॉरफ्लॉक्सासिन लिखना था यहाँ पे, आप इसको नॉरफ्लॉक्सासिन कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन विद द एग्जांपल्स। प्रोडक्ट क्या होता है, उसका डिज़ाइन किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, वो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट द वेरियस अप्रोचेज यूज इन द ड्रग डिज़ाइन, या फिर राइट अ नोट ऑन ड्राफ्ट स्टैटिक पैरामीटर्स इन द QSR। तो जो डिफरेंट QSR में हम लोग वो देखते हैं फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी का एक ये एग्जांपल आपके सामने रख दिया। तो ये पेपर और इसके पहले वाला जो पेपर है इसमें जितने भी प्रश्न हैं, अभी मैं नीचे इसका PDF लिंक आपको दे दूंगा, और जो इसका लिंक है वीडियो का जहाँ पे हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देख रहे हैं आप, इसमें ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला वाला पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 वाला। 2025 में जो प्रश्न छूटे हुए हैं वही हमने यहाँ पे अपडेट किए हैं। तो ये दोनों पेपर आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैं नहीं कहता यही प्रश्न आएंगे, बट इससे मिलते जुलते प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसका जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है इस सब्जेक्ट की वो आपको मिल जाएगी। और अभी कोशिश करूँगा कि एक आपको सभी पिछले सारे AKTU के जितने भी
क्वेश्चंस थे उन सभी का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स के साथ एक वीडियो आपको अभी दूंगा आज शाम को या रात में, तो वो आपको मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।